आज हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक जो यूपीएससी में हर साल जिसमें से एटलीस्ट वन क्वेश्चन तो आता ही आता है, वो है प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसको आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, ये क्विक रिवीजन की तरह है जिसमें जिसे आपने अगर चैप्टर पढ़ा है, क्योंकि पेपर बहुत ज़्यादा पास है, तो ये आपके रिवीजन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अब प्रियम्बल जो है, सबसे प्रियम्बल का मीनिंग क्या होता है? प्रियम्बल का मतलब होता है कि प्रीफेस, मतलब कि इंट्रोडक्शन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो भी चीज़ें लिखी गई हैं वो एज अ समरी उनको जो है क्या है, प्रियम्बल के अंदर जो है लिखा है। प्रियम्बल सिर्फ एक पेज का है और कॉन्स्टिट्यूशन कितना बड़ा पेज का है, नियरली 350 प्लस पेजेस हैं। उस इतने बड़े पेजेस को हमने क्या है, एक पेज के अंदर लिखा है, तो वो समरी है। तो प्रियम्बल क्या होती है? प्रियम्बल इज समरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इज़ अ इंट्रोडक्शन, इज़ अ प्रीफेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले जो प्रियम्बल है वो किसने अडॉप्ट करा था? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको जो है अडॉप्ट करा था, बाद में सबने अडॉप्ट करा था। अब एन ए पालकी वाला है, उन्होंने इसको क्या बोला था? आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये पीसीएस में पूछा जाता है कि किसने जो है प्रियम्बल को आइडेंटिटी कार्ड बोला है, पर फिर भी आप थोड़ा रिमाइंड कर सकते हो कि इसको जो है क्या है, एन ए पालकी वाला ने इसको जो है क्या बोला? आइडेंटिटी कार्ड बोला है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रियम्बल किसके ऊपर बेस्ड होता है? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के ऊपर बेस्ड होता है, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पास करा था, मूव करा था, और बाद में जो है कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने उसको जो है अडॉप्ट भी कर लिया था। ओके, अब एक क्वेश्चन इसके अंदर पूछा जाता है कि प्रियम्बल को कब जो है, इसको क्या हम अमेंड कर सकते हैं? ये क्वेश्चन मतलब बहुत ज़्यादा पूछा जाता है यूपीएससी में। तो इसका आंसर है यस, हम प्रियम्बल को जो है अमेंड कर सकते हैं, और इवन हमने इसको अमेंड भी करा है। तो इसको हमने कब अमेंड करा है? 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से हमने इसको अमेंड करा है। 1976, इसके अंदर ईयर याद रखना है कि जब इमरजेंसी लगी थी उससे एक साल बाद हमने जो है प्रियम्बल को क्या करा था? अमेंड करा था। और इसको अमेंड करके हमने जो है सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी वर्ड इससे जो है ऐड करे थे। ठीक है, तो इसके अंदर जो है क्या है, कौन सा वर्ड नहीं है, ध्यान रखना है। इसके अंदर सोवरेनिटी वर्ड नहीं है, इसके अंदर जो है सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी वर्ड है। ठीक है, सोवरेनिटी वर्ड इसके अंदर नहीं है, क्योंकि इंडिया पहले से ही सोवरन था। जब हम आज़ाद हुए थे उसी टाइम पे हम सोवरन हो गए थे, हम अपने डिसीजन जो है वो खुद ले सकते थे। ठीक है, पर बाद में जो है सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी वर्ड जोड़े गए, तो इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। इसके बाद जो है क्या है कि प्रियम्बल के अंदर क्या लिखा है, तो इसके अंदर बस इतना ही लिखा है। तो पूरे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कितना बड़ा है उसका सिर्फ इतना सा ही जो है क्या है, समरी निकाली है। अब ये हमें बिल्कुल याद रखना है। ठीक, सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, इसके अंदर जो है क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है, देखो इसके अंदर क्या लिखा है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो ये हमें क्या बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन की जो अथॉरिटी है, ठीक है, उसका जो सोर्स रहेगा वो कौन रहेंगे? इंडिया के लोग रहेंगे। ठीक है, वी द पीपल ऑफ इंडिया आर द सोर्स ऑफ द अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, किस तरह की इंडियन स्टेट की बात करते हैं ये? तो ये बात करते हैं सोवर्ण की, सोशलिस्ट की, सेक्युलर की, डेमोक्रेटिक की, रिपब्लिक के, इसकी बात करते हैं। अब यहाँ से जो है यूपीएससी, इससे पहले एक क्वेश्चन आ चुका है जो कि बहुत इजी था, पर उसको जो है वही सही कर सकता है, थोड़ा सा मतलब ट्रिकी था, इनडायरेक्ट था, डायरेक्ट नहीं था। तो क्वेश्चन क्या था कि जब इंडिया आज़ाद हुआ था तो कौन कौन सी, किस तरह की नेचर ऑफ इंडियन स्टेट हमारे पास थी जब इंडिया आज़ाद हुआ था? मतलब मीन्स इन अराउंड 1949 में हमारे पास किस टाइप की जो है इंडियन स्टेट थी? तो इसका आंसर रहेगा कि देखो, सोवर्ण हम पहले से ही थे, डेमोक्रेटिक भी थे, रिपब्लिक भी थे, बस सोशलिस्ट और सेक्युलर नहीं थे, क्योंकि सोशलिस्ट और सेक्युलर हमने जो है बाद में 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से इसको ऐड करा था। पहले हम सेक्युलर थे इम्प्लिसिटली, ठीक है, पर बाद में इसमें जब हमने एक वर्ड ऐड कर दिया तो ये बिल्कुल एक्सप्लिसिट हो गया। तो इसलिए सोशलिस्ट और सेक्युलर बाद में आए हैं, ये उस टाइम पे नहीं थे जब इंडिया जो है, ये क्वेश्चन आया था यूपीएससी में। तो इसका आंसर था कि सोवर्ण थे, डेमोक्रेटिक थे एंड रिपब्लिक थे। ओके, अब इसमें पूछते हैं कि किस, इसका जो है ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो जस्टिस कैसी जस्टिस की बात करते हैं कि सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, तीन तरह की जस्टिस की बात करते हैं। लिबर्टी कैसी होती है? थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, पांच तरह की जो है लिबर्टी है। इक्वालिटी कैसी होगी? इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमॉन्ग ऑल दैम ऑल। तो इसमें जो है इक्वालिटी कैसी बात करते हैं कि स्टेटस के अंदर इक्वालिटी होनी चाहिए एंड अपॉर्चुनिटी के अंदर। और फ्रैटर्निटी के अंदर जो है क्या है? एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल, कि जो
फ्रैटर्निटी जो है वो इंडिविजुअल लेवल पे भी होनी चाहिए और नेशन लेवल पे भी होनी चाहिए। तो इंडिविजुअल लेवल पे क्या है कि इंडिविजुअल की डिग्निटी को एश्योर करा जाएगा और नेशन की यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को एश्योर करा जाएगा। अब इसके अंदर जो इंटीग्रिटी वर्ड है वो कैसे आया है, वो बाद में आया है 1976 में हमने इसको ऐड करा है 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। एक इसके अंदर पूछा जाता है कि कब हमने जो है प्रियम्बल को अडॉप्ट करा, तो ये डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आ सकती है। तो ये याद रखना है कि 26 नवंबर 1949 को हमने इसको जो है क्या करा है, अडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव। तो ये हमें डेट याद रखनी है। उसके बाद कुछ कीवर्ड्स हैं जिनके बारे में हमें उसकी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो आते हैं वो बहुत ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन आते हैं। अगर हमें उसके बाद बेसिक नॉलेज है तो ही हम उनको जो है क्या कर सकते हैं, सही कर। जैसे कि इसमें जो है क्या है, पहला वर्ड है कि सोवरन। तो इंडिया जो है वो क्या है, एक सोवरन स्टेट है। सोवरन का मतलब क्या होता है कि हाँ, इंडिया जो है वो क्या है, एक इंडिपेंडेंट स्टेट है, ठीक है। वो अपने डिसीज़न जो है वो कैसे ले सकता है, बिल्कुल विदाउट एनी एक्सटर्नल प्रेशर ले सकता है। ऐसा नहीं है हमें किसी की बात माननी पड़ेगी जब हमारे डिसीजंस होंगे, हमें वो किसी से इन्फ्लुएंस करके लेने हैं। तो इंडिया बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, बिल्कुल फ्री है, अपने जो है क्या है, अपने इंटरनल और एक्सटर्नल जो अफेयर्स हैं उनको बिल्कुल फ्रीली वो कर सकते हैं, ठीक है। अब एक इसके अंदर जो है क्या है, एक क्वेश्चन आता है कि इंडिया जो है वो क्या है भाई, वो मेंबर है कॉमनवेल्थ का और वो मेंबर है यूएन का। अब क्या हमने, अगर हम यूएन का मेंबर बन गए हैं तो क्या हमारे डिसीजंस उसके जो है यूएन के से इन्फ्लुएंस होंगे? तो ऐसा नहीं है। इंडिया के कोई भी डिसीजंस है, इंडिया एक सोवरेन स्टेट है और इंडिया के कोई भी डिसीजंस, वो यूएन हो या फिर कोई कॉमनवेल्थ हो, मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर इंडिया ने ज्वाइन करा हुआ है तो उसके पास पूरी अथॉरिटी है कि वो कभी भी उसको छोड़ सकता है, कभी उसको रीजॉइन कर सकता है, या जब उसका मन करे जो है कुछ मतलब उसके अंदर छोड़ सकता है या रीजॉइन कर सकता है। तो उसके जो भी डिसीज़न वो लेगा वो खुद से लेगा, वो किसी के एक्सटर्नल प्रेशर में नहीं लेगा। तो इसलिए इंडिया क्या है, पूरी तरह से सोवरेन स्टेट है। सेकंड आता है सोशलिस्ट, ठीक है। सोशलिस्ट का मीनिंग क्या होता है, देखो सोशलिस्ट क्या है, एक ये जो है जो रशियन रिवॉल्यूशन थी, मतलब रशिया में, तो रशिया में जो है किस तरह की सोशलिस्ट है, स्टेट सोशलिस्ट है। और हमारी इंडिया के अंदर किस तरह की स्टेट सोशलिस्ट है, यहाँ पे जो है मार्केट सोशलिज्म या फिर डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, ठीक है। इस वर्ड को भी हमने जो है 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड करा था। अब इसका मेन एम क्या होता है, देखो इंडिया क्यों एक सोशलिस्ट कंट्री है, ठीक है, इसका मीनिंग क्या है, क्यों एक सोशलिस्ट नेशन है वो। तो इसका मीनिंग है कि स्टेट जो है वो इंटरफेयर करेगी ताकि वो जो पॉवर्टी है, इनइक्वालिटी है, ठीक है, किसी भी तरह का जो है कोई डिस्क्रिमिनेशन है, ताकि उसको कम करा जा सके, ठीक है। लोगों को जो है क्या है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जा सके, इसलिए जो है क्या है, गवर्नमेंट जो है वो इंटरफेयर करती है। तो इसको हम जो है गवर्नमेंट के इंटरफेयर को हम जो है क्या बोलते हैं, सोशलिज्म बोलते हैं। पर अगर ये लिमिटेड उसमें होता है तो उसको हम बोलते हैं सोशलिज्म। अगर ये बहुत ज़्यादा होता है या फिर बिल्कुल प्राइवेट प्रॉपर्टी बिल्कुल भी नहीं होती तो उसको हम जो है क्या बोलते हैं, कम्युनिस्ट बोलते हैं, जो कि रशिया में था पहले, ठीक है। तो ये जो है क्या है, इंडिया जो है वो क्या है, एक सोशलिस्ट कंट्री है। ये हमने 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से इसके अंदर जोड़ा था। इवन डीपीएसपी के अंदर बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है कि सोशलिस्ट फॉर्म ऑफ जो है नेशन हमारा, जो हम इसको जो है वो करेंगे। तो ये जो है ये इसके अंदर डीपीएस के अंदर भी मेंशन करा गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन आएगा क्या प्रियम्बल के अंदर मेंशन है, तो यस। डीपीएस के अंदर मेंशन है, तो यस, ओके। अब इसके अंदर जो ये मेन इंपॉर्टेंट है कि जो इंडिया का जो भी क्या है, जो देखो जो इंडिया का सोशलिज्म है, इंडिया का जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, वो इसका मतलब क्या है कि मिक्स्ड इकनॉमी रहेगी, मतलब प्राइवेट भी रहेंगे और पब्लिक भी रहेंगे। एंड ये एम क्या करेंगे कि हम पॉवर्टी को, इनइक्वालिटी को एंड कर दें। पर वहीं पे जो है क्या है, जो जैसे रशिया के अंदर जो है क्या है, वो स्टेट सोशलिज्म है। मतलब क्या है, जितना भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो स्टेट के पास रहेगा, प्राइवेट के हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा, ठीक है। स्टेट जहाँ चाहे वहाँ पे उतना ही क्रॉप का प्रोडक्शन करा सकता है, जैसे चाहे वैसे इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकता है। तो इसलिए पूरा सब कुछ कंट्रोल कहाँ पे, स्टेट के कंट्रोल पे। पर इंडिया के अंदर जो है क्या है, प्राइवेट के पास भी जो है बहुत ज़्यादा मोनोपोली है। बहुत सारी स्टेट हैं जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर के पास बहुत ज़्यादा जो है फ्रीडम है, तो वो जो है, पर कहीं पे क्या है, कहीं पे पब्लिक की मोनोपोली है। जैसे डिफेंस सेक्टर हो गया, वहाँ पे पब्लिक की मोनोपोली है, पर फिर भी जो है प्राइवेट यहाँ पे जो है काम कर सकती है। तो इसलिए जो है प्राइवेट मिक्स्ड इकनॉमी है, यहाँ पे प्राइवेट भी है और क्या है, पब्लिक भी है। अब जो ये है, जो ये डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, इसी को हम क्या बोलते हैं, फेमिनिज्म भी बोलते हैं।
तो अगर ऑप्शंस में डेमोक्रेटिक सोशलिज्म ना आए तो वहाँ पे जो है फेमिनिज्म होगा, तो उस पर जो है टिक करके आएंगे, क्योंकि इंडिया के अंदर जो सोशलिज्म है वो कैसा है, या तो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म या फिर हम उसको क्या बोलते हैं, फेमिनिज्म बोलते हैं। ठीक है, अब इंडिया का जो सोशलिज्म है वो क्या है, मार्क्स का और जो है गांधी के सोशलिज्म का ब्लेंड है, पर जिसके अंदर जो है गांधी सोशलिज्म की थोड़ी सी हैवीली टिल्ट है गांधी सोशलिज्म की तरफ। अब जब से जो है 1991 के बाद हमने जो है क्या करा था, एलपीजी को अडॉप्ट करा था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन को हमने अडॉप्ट करा था। और जब हमने इसको अडॉप्ट करा था थोड़ा सा जो है क्या हो गया था, उस टाइम पे जो है हमारी जो सोशलिस्ट फीचर थे वो थोड़े से डाइल्यूट हो गए थे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल प्रॉपर तरीके से डाइल्यूट हुए थे, पर येस इंडिया अब भी एक सोशलिस्ट कंट्री है, क्योंकि अब भी जो है गवर्नमेंट क्या काम करती है कि हम जो है क्या कर सकें, पॉवर्टी को कम कर सकें, ठीक है, जो है इनइक्वालिटी को कम कर सकें, अभी भी ये काम होते हैं, तो इसलिए अभी भी सोशलिस्ट एलिमेंट्स अवेलेबल मतलब यहाँ पे हैं। फिर उसके बाद आता है सेक्युलर का मतलब क्या होता है। अब देखो सेक्युलर वर्ड भी हमने जो है क्या है 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद ही हमने इसके अंदर जोड़े थे। तो इंडिया जो है वो क्या है, एक सेक्युलर कंट्री है। इसका मतलब क्या हो गया कि इंडिया का कोई भी नेशनल रिलीजन नहीं होगा। ठीक है, ऑफिशियल की हमने किसी को डिक्लेयर कर लिया। फॉर एग्जांपल कुछ कंट्रीज़ हैं जिन्होंने अपने बुद्धिस्ट हो गया या फिर इस्लाम हो गया, तो उन्होंने डिक्लेयर करा हुआ है कि ये इस्लामिक स्टेट होगी, पर इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं है। इंडिया में जितने भी रिलीजन है सब क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे, कोई भी कम या ज़्यादा नहीं है। ओके, अब ये हमें किस में मिला है, आर्टिकल नंबर जो है 25 से लेकर 28 के बीच में जो है, जो हमारे राइट हैं, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये गारंटी करते हैं। और इसी से हम जो है क्या इंक्लूड कर सकते हैं कि येस इंडिया के अंदर जो है क्या है, सेक्युलर इंडिया जो है वो क्या है, एक सेक्युलर स्टेट है। अब इधर मैं एक आप कॉन्सेप्ट समझाती हूँ आपको, एक कि जो है एक होता है वेस्टर्न का, ओके, और एक होता है इंडियन सेक्युलरिज्म, इंडियन। ठीक है, अब वेस्टर्न के अंदर जो है क्या है कि ये क्या है, स्टेट, और ये क्या है, रिलीजन। ओके, जबकि इंडिया के अंदर क्या है, ये है स्टेट और ये है इसके अंदर रिलीजन। ओके, दिस इज स्टेट, दिस इज रिलीजन, और इन दोनों के बीच में क्या है, इंटरसेक्शन है। इट मीन्स दैट स्टेट कंट्रोल कर सकती है रिलीजन को, पर यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है। अब देखो ये नेगेटिव नहीं है, ये वाला कॉन्सेप्ट जो है क्या बोला जाता है कि दिस इज़ नेगेटिव कॉन्सेप्ट, और इसको बोला जाता है कि दिस इज़ पॉजिटिव कॉन्सेप्ट। वाई, देखो इसमें जो है क्या है, रिलीजन को देखने के लिए, रिलीजन पे कुछ कंट्रोल करने के लिए स्टेट कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जलीकट्टू के बारे में आपने सुना होगा, तो उसमें क्या है, एनिमल क्रूएलिटी होती है। ठीक है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट आगे आया। ठीक है, तो स्टेट आगे आया, राइट, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, इंटरफेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे पहले नर बलि दी जाती थी, अगर स्टेट कंट्रोल ना करे तो किसी भी आदमी को पकड़ के उसकी बलि दी जा सकती है। ठीक, फॉर एग्जांपल अगर स्टेट कंट्रोल ना करे तो सबरीमाला के अंदर जो केस हुआ जहाँ पे महिला की, वुमेन की एंट्री कराई गई टेंपल के अंदर, तो वो भी कभी पॉसिबल नहीं था। तो इस तरह से तो कुछ भी जो है पॉजिटिव इसके अंदर हम जो है क्या कर सकते हैं, पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं, पहला। दूसरा इसके अंदर जो है क्या होता है, कोई भी रिलीजन होते हैं, इसके अंदर कोई एक रिलीजन, हमारे इंडियन सेक्युलरिज्म के अंदर जो है क्या है कि हमारे इंडिया के अंदर कोई एक रिलीजन को तवज्जो नहीं दी गई है। यहाँ पे सारे रिलीजन, वो बड़े हैं या छोटे हैं, मतलब पॉपुलेशन वाइज सब जो है क्या माने गए हैं, इक्वल माने गए हैं। सबको इक्वल रिस्पेक्ट दी जाएगी और सबको जो है क्या करा जाएगा, इक्वल उनको जो है राइट्स दिए जाएंगे। जबकि वेस्टर्न कल्चर के अंदर बिल्कुल सेपरेशन है। अब इसका अगर कोई सेपरेशन है, इसका मतलब कोई ए रिलीजन है और वो अगर डोमिनेंट है तो इसका मतलब वो डोमिनेंट ही रहेगा और स्टेट जो है वो कुछ भी नहीं करेगा। कोई अगर रिसेसिव रिलीजन है, फॉर एग्जांपल बी रिलीजन है, अगर उसके अंदर कोई प्रॉब्लम्स हैं या वो उसके लोग जो है वो कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगा, तो लोगों को जो है क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। और ये जो है क्या है, एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, तो ये पॉजिटिव कॉन्सेप्ट नहीं है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी जो है यूपीएससी मेंस में आ चुका है, तो ये जो है हो सकता है प्री में भी घुमा के पूछा जाए, तो आपको इसको किस तरह से आंसर करना है बिल्कुल याद रखना है कि इंडियन सेक्युलरिज्म जो है वो कैसा है, एक पॉजिटिव सेक्युलरिज्म है। यहाँ पे लिखा है कि ये क्या है, पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म है, जिसके अंदर हमारे जितने भी रिलीजन है इरिस्पेक्टिव ऑफ दिस स्ट्रेंथ, उनको जो है क्या है, सेम स्टेटस दिया गया है और स्टेट उनको सेम सपोर्ट करती है। ओके, अब उसके बाद आता है कि डेमोक्रेटिक क्या होता है। देखो डेमोक्रेटिक जो होता है, डेमोक्रेटिक मतलब क्या होता है, लोगों का रूल, ठीक है, रूल ऑफ पीपल। तो ये जो है किसके ऊपर बेस्ड होता है, दिस इज बेस्ड ऑन द डॉक्ट्राइन ऑफ द पॉपुलर सोवरेनिटी। ये पॉपुलर सोवरेनिटी के ऊपर बेस्ड होता है। पॉपुलर सोवरेनिटी का मतलब क्या होता है, देखो सोवरेनिटी मतलब क्या है, जो अपने आप खुद से डिसीजन ले सकते हैं, और पॉपुलर का मतलब क्या होता है, जो पीपल, ठीक,
तो पीपल जो खुद से डिसीजन ले सकते हैं, सुप्रीम पावर किसके पास रहेगी, लोगों के पास रहेगी इसमें। तो ये जो है डेमोक्रेटिक होता है। अब जो डेमोक्रेसी होती है वो दो तरह की होती है, एक या तो डायरेक्ट होगी है, तो या फिर जो है क्या होगी, रिप्रेजेंटेटिव और इनडायरेक्ट होंगे। जो डायरेक्ट होंगे उसके अंदर जैसे कि रिकॉल हो गया, रेफरेंडम हो गया, इनिशिएटिव हो गया, प्लेबेसाइट हो गया, ठीक है। रेफरेंडम क्या, रिकॉल मतलब क्या है कि हमने किसी को इलेक्ट कर दिया, अब हमारे पास पूरा राइट है कि हम उसको उसकी पोस्ट से हटा सकते हैं। रेफरेंडम का मतलब क्या होता है, जैसे कि लोगों से पूछ लिया भाई अब ये डिसीजन है, फॉर एग्जांपल जैसे यूके का ब्रेक्सिट हुआ था तो उसमें रेफरेंडम कराया गया था, लोगों से पूछा गया था भाई बताओ हम ब्रेक्सिट करें कि ना करें। इस तरह से इनिशिएटिव है कि लोग खुद से बोलते हैं हमें कोई लॉ चाहिए, ठीक है, तो लोग उसके अंदर बोलेंगे भाई हमें ये लॉ बनवाना है, तो लोग उसको खुद से इनिशिएट लेंगे और फिर जो है सरकार उसको बनवाएगी। प्लेबेसाइट जो होता है वो बिल्कुल रेफरेंडम के जैसा ही होता है पर थोड़ा सा अलग होता है। एक इसमें से जो है क्या होता है, एक लीगली बाइंडिंग होता है और एक लीगली बाइंडिंग नहीं होता है, ऑलमोस्ट दोनों सेम ही होते हैं। फिर उसके बाद डेमोक्रेसी के अंदर जो है क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी एक डायरेक्ट हो गई, एक इनडायरेक्ट हो गई। इनडायरेक्ट के अंदर क्या है, खुद से लोग जो है वो, देखो इसमें क्या है, खुद से लोग आगे आ रहे हैं, लोग आगे बता रहे हैं सरकार को कि क्या करना है। जबकि जो इनडायरेक्ट होगी उसमें लोग खुद से नहीं आते हैं, ठीक है, उसमें लोग अपना क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, ठीक, अपना जो है एक रिप्रेजेंटेटिव चुनेंगे, वो आगे जाके वहाँ पे रूल करेगा, वो लॉ बनाएगा, वो गवर्न करेगा। तो ये कैसी होती है, इनडायरेक्ट होती है, इसी को हम रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं। फिर इसके अंदर जैसे पार्लियामेंट्री हो गई और इसी के अंदर आती है प्रेसिडेंशियल। ओके, अब देखो जो डायरेक्ट होती है इसका एग्जांपल जैसे कहाँ पे, ये जो है स्विट्जरलैंड के अंदर है, और जबकि जो है इंडिया के अंदर क्या है, इंडिया के अंदर बिल्कुल याद रखेंगे डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है, इंडिया के अंदर इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। और ये जो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी वो भी कैसी है हमारे पास, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। प्रेसिडेंशियल फॉर्म जो है कहाँ पे, यूएसए के अंदर है, और पार्लियामेंट्री फॉर्म कहाँ पर है, इंडिया के अंदर। तो इंडिया के अंदर पार्लियामेंट्री, इनडायरेक्ट या फिर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, ठीक है। तो पार्लियामेंट्री इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी या पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, ये जो है इंडिया के अंदर है। अब इंडिया के अंदर थोड़ा सा और याद रखेंगे कि हमने बोल दिया भाई पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, इसकी कुछ फीचर्स होते हैं, ये फीचर्स हमें बिल्कुल थोड़े से ज़्यादा नहीं तो थोड़े माइंड में रखने हैं अगर ऑप्शन आता है तो, ताकि हम उसमें से जो है एलिमिनेट कर सकें। देखो पार्लियामेंट्री का मतलब क्या होता है, पार्लियामेंट्री हम वहाँ बोलते हैं जहाँ पे एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती है अपने एक्शंस के लिए, किसकी तरफ, लेजिस्लेटिव की तरफ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जो हमारी सरकार है, रूलिंग गवर्नमेंट है, वो अगर कुछ भी स्टेप करेगी, ठीक है, तो उसको जवाब दे, वो अकाउंटेबल रहेगी। अकाउंटेबल रहेगी कहाँ पर, लेजिस्लेटिव, रिस्पॉन्सिबल टू दी लेजिस्लेटिव। तो ये जो है लेजिस्लेचर को क्या रहेगी, रिस्पॉन्सिबल रहेगी अपने एक्शन और पॉलिसीज़ के। फिर देखो यूनिवर्सल फ्रेंचाइज हमारे मतलब, इसका मतलब क्या होता है कि 18 से प्लस जो भी है वो वोट कर सकता है, ठीक है। फिर यहाँ पे पीरियोडिक इलेक्शंस होंगे, रूल ऑफ लॉ, इंडिपेंडेंस ऑफ डेमोक्रेसी, अब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन एनी ग्राउंड। तो सिंपल है कि ये सब होगा। इंडिपेंडेंस ऑफ डेमोक्रेसी, जुडिशरी का मतलब क्या हो गया, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का मतलब होता है कि जुडिशरी के ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं रहेगा लेजिस्लेचर का या फिर जो है एग्जीक्यूटिव का, उसके कोई भी जो है उसके काम में नहीं रहेगा, ठीक है, जो उसका काम है उसमें वो उसके ऊपर जो है कंट्रोल नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल सरकार ने सोचा था हम एनजैक बनाएं, एनजैक एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ला गया था जिससे जो है क्या है, हम जो जुडिशरी का काम है उस पर जो है क्या कर सकें, थोड़ा कंट्रोल कर सकें। पर उसको भी जो है क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया था कि जो जुडिशरी है वो क्या रहेगी, इंडिपेंडेंट रहेगी, और ये बेसिक स्ट्रक्चर है, आप इसको नहीं छीन सकते हो। ओके, तो ये जो है कुछ फीचर्स हैं जो कि क्या है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के कुछ फीचर्स हैं। तो ये जो है सारे फीचर्स हो जाएंगे। फिर उसके बाद जो है क्या है कि अब डेमोक्रेसी जो है वो कैसी हो सकती है, इट कैन बी सोशल, इट कैन बी इकोनॉमिकल, इट कैन बी पॉलिटिकल। तो पॉलिटिकल, सोशल, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का मतलब क्या हो जाएगा कि पॉलिटिकल स्फेयर में फॉर एग्जांपल वोट करने का अधिकार हो गया, ठीक है, कोई भी ऐसा पॉलिटिकल ऑफिस है तो उस पर खड़े होने का अधिकार हो गया, वो सबके लिए बराबर है, कोई ऐसा उस पर जो है क्या नहीं होगा, कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन या डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। फिर उसके बाद सोशल के अंदर, सोशल डेमोक्रेसी मतलब क्या होगी, सोसाइटी के अंदर हमारे पास डेमोक्रेसी रहेगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सब लिबर्टी होगी, सबके पास इक्वालिटी होगी, फ्रेटर्निटी होगी, मतलब सभी सही तरीके से जैसे चाहें वैसे जी सकते हैं। और ये जो ये हमारा इक्वालिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी होती है, इसको ट्रिनिटी बोलते हैं, ठीक है, यूनियन ऑफ ट्रिनिटी। तो ये जो है क्या होती है, ये सोशल डेमोक्रेसी की पार्ट है। अब अगर आ जाए कि ये जो है क्या है, इक्वालिटी है, लिबर्टी है या फ्रेटर्निटी है, ये कौन सी डेमोक्रेसी के पार्ट है, ये सोशल डेमोक्रेसी के हैं, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के हैं या पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के, तो आपको उसमें वहाँ से टिक करना पड़ेगा कि ये जो है क्या है, सोशल डेमोक्रेसी के पार्ट है। ओके, कि सबके पास फ्रीडम बराबर रहेगी, सब इक्वल रहेंगे, सब ब्रदरहुड जो है वहाँ पे रहेगा, ठीक है, सबकी डिग्निटी को प्रोटेक्ट करा जाएगा इस तरीके से। फिर इकोनॉमिक डेमोक्रेसी क्या है,
कि सबके पास जो है सेम राइट है पैसे कमाने का, सब पैसे कमा सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जहाँ उनका मन चाहता है उस तरीके से। तो ये इसके अंदर है, ठीक है। उसके बाद आता है कि रिपब्लिक। अब देखो रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, देखो इसका सिंपल मतलब होता है, रिपब्लिक का मतलब होता है कि जो हेड ऑफ स्टेट है, ठीक है, इंडिया के अंदर हेड ऑफ स्टेट कौन है, प्रेसिडेंट, ठीक है। तो प्रेसिडेंट क्या है, कैसे इलेक्ट हुआ है, तो वहाँ से हम देखेंगे कि वो रिपब्लिक है कि नहीं है, रिपब्लिक है या फिर रिपब्लिक नहीं है। ओके, अब देखो कोई भी डेमोक्रेटिक पॉलिटी होती है तो उसके अंदर मोनार्क हो सकता है या फिर वो क्या हो सकता है, रिपब्लिक हो सकता है। अगर मोनार्क होगा, मोनार्क का मतलब क्या होता है, कोई किंग है या क्वीन है, जैसे वो ऐसे ही चलते आ रहे हैं, हेरिडिटरी है, मतलब बच्चे के बच्चे बने जा रहे हैं, पहले उसके पापा थे, फिर उसके पहले उसके दादा थे, फिर उसके पापा बने, फिर उसके जो है बेटा बने या बेटी बनी। तो इस तरह से फॉर एग्जाम्पल ब्रिटेन में एलिजाबेथ जो बनी थी, तो ये जो है क्या है, ब्रिटेन के अंदर है, जहाँ पे क्या होते हैं, मोनार्क होते हैं। और ये अभी भी होते हैं, फॉर एग्जाम्पल जापान के अंदर भी होते हैं। तो अभी भी मोनार्क होते हैं, उनके पास अभी भी कुछ राइट्स और कुछ उसके अंदर अथॉरिटी प्रिविलेजेस उनके पास होते हैं, ठीक है। पर पहले के मुकाबले अब थोड़े कम हुए हैं, पर ये मोनार्क अब भी होते हैं। उसके बाद होता है रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है कि इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट। तो रिपब्लिक जो है क्या होता है, जो उसका हेड ऑफ स्टेट है वो क्या होगा, वो मोनार्क नहीं होगा, उसको इलेक्ट करा जाएगा, या तो लोग उसको डायरेक्ट इलेक्ट करेंगे या उसको इनडायरेक्ट इलेक्ट करेंगे। अगर उसको डायरेक्ट इलेक्ट कर दिया तो जैसे कि यूएसए के अंदर करा जाता है, फॉर एग्जांपल अभी डोनाल्ड ट्रंप को करा गया था इलेक्ट, तो ये जो है क्या है, यूएसए के अंदर इलेक्ट करा। इनडायरेक्ट के अंदर जो है कैसे हो जाएगा, फॉर एग्जांपल जैसे कि इंडिया के अंदर करते हैं, ठीक है, हमने डायरेक्ट जो है प्रेसिडेंट को हम जो है वोट नहीं करके आते हैं, हम अपने यहाँ से जो है किसको वोट करते हैं, हम यहाँ से एमएलए को वोट करते हैं, एमपी को वोट करते हैं, और ये एमपी और एमएलए आगे जाके इसको वोट करते हैं, ये आगे जाके जो है प्रेसिडेंट के लिए वोट करते हैं। तो इस तरह से, तो ये क्या होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन, हम डायरेक्टली वोट नहीं करते हैं। तो इंडिया के अंदर कैसी डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, याद करेंगे, इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट नहीं है। ओके, फिर इसके अंदर जो है वही, फिर उसके बाद ना इसकी कुछ दो चीज़ें हैं जो कि रिपब्लिक के अंदर हमें याद रखनी है, दो फीचर हैं, और ये क्वेश्चन आता है। जैसे कि देखो रिपब्लिक के अंदर जो है किसके पास अथॉरिटी है, सोवरेनिटी किसके पास है, लोगों के पास है। या तो लोग डायरेक्ट इलेक्ट कर रहे हैं या फिर लोग जो है इनडायरेक्ट इलेक्ट कर रहे हैं, पर लोग ही इलेक्ट कर रहे हैं और कोई इलेक्ट नहीं कर रहा है, लोग ही आएंगे, वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट करेंगे, तभी वो रिपब्लिक होगा। अगर लोगों ने इलेक्ट नहीं करा तो वो मोनार्क हो जाएगा। तो इसलिए रिपब्लिक के अंदर जो है क्या होता है, पॉलिटिकल सोवरेनिटी होती है लोगों की। उसके बाद जो है क्या होता है, यहाँ पे अब्सेंस ऑफ एनी प्रिविलेज होता है। इसका मतलब क्या होता है, अब्सेंस ऑफ एनी प्रिविलेज, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि रिपब्लिक का मतलब क्या होता है कि कोई भी तरह की प्रिविलेज क्लास नहीं होगी। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर फैमिली है या कोई एक पर्टिकुलर क्लास है उसी में से प्रेसिडेंट बन सकता है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे कोई भी चाहे कोई भी प्रेसिडेंट बन सकता है। जो डायरेक्ट इलेक्शन है किसी को भी चुन के बना सकते हैं, इनडायरेक्ट है कोई भी बन सकता है। फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पे जो द्रौपदी मुर्मू है, वो जो है क्या है, वो एक ट्राइबल वुमेन है, तो वो भी जो है क्या है, एक प्रेसिडेंट बन सकती हैं। ऐसा नहीं है कोई प्रिविलेज क्लास है या प्रिविलेज फैमिली है सिर्फ उसी में से ही प्रेसिडेंट बनेंगे। तो यहाँ पे कोई भी जो है क्या बन सकता है, प्रेसिडेंट बन सकता है, इसलिए ये क्या है, रिपब्लिक है। अब जस्टिस का मतलब क्या होता है, देखो ये 3 टर्म है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। जस्टिस का मतलब क्या होता है, जब डिस्क्रिमिनेशन ना हो, किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा तो उसको हम बोलेंगे जस्टिस। इक्वालिटी का मतलब क्या होता है, जब किसी भी तरह के प्रिविलेज नहीं होंगे, सभी बराबर हैं, किसी को कोई भी एडवांटेज नहीं दिया गया है, तो ये जो है क्या हो जाएगी, इक्वालिटी हो जाएगी। लिबर्टी का मतलब क्या होता है कि जब किसी के ऊपर कोई भी रिस्ट्रेंट नहीं लगाए गए हैं। रिस्ट्रेंट्स का मतलब क्या होता है कि किसी के ऊपर कोई भी जैसे रोकथाम नहीं लगाई गई है, ओके, तो उसको रिस्ट्रेंट बोलते हैं। तो अब्सेंस ऑफ एनी रिस्ट्रेंट है, तो ये जो है क्या होगी, लिबर्टी होगी। ये भी क्वेश्चन यूपीएससी में आ चुका है, ठीक है। तो जस्टिस का मतलब क्या होता है, एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। इक्वालिटी का मतलब क्या होता है, एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज। अब जस्टिस में जो है क्या होता है, जस्टिस हमने पढ़ा था पहले, सोशल जस्टिस हो सकता है, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस। अब जस्टिस में हम देख लेंगे सोशल जस्टिस मतलब क्या होता है, सोशल स्फीयर के अंदर सब बराबर रहेंगे, सबको प्रिविलेज सेम मिलेंगे, सोशल जस्टिस दिया जाएगा, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा बेस्ड ऑन दी कलर, रेस, रिलीजन, सेक्स, कास्ट, तो इसके बेस पे कोई भी जो है क्या नहीं होगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। इकोनॉमिक जस्टिस जो है वो क्या होता है, इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब होता है कि इकोनॉमिक स्फीयर के अंदर सब बराबर रहेंगे, मतलब कि कोई भी वेल्थ के अंदर, इनकम के अंदर, प्रॉपर्टी के अंदर, मतलब किसी उनकी जो इनइक्वालिटीज़ हैं उसको एलिमिनेट करा जाएगा। सरकार ये काम करती है, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना होता है, ठीक है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है, तो ये सब क्या है, ताकि हम इन तरह की जो इक्वालिटीज़ हैं उनको हम जो है क्या कर सकें, कम कर सकें।
ओके। अब ये ध्यान रखना है कि डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के अंदर सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस आता है, पॉलिटिकल नहीं आता है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के अंदर जो है क्या आएगा, सोशल जस्टिस या फिर इकोनॉमिक जस्टिस आएगा, इसके अंदर पॉलिटिकल जस्टिस नहीं आता है। ठीक है। और पॉलिटिकल जस्टिस मतलब क्या होता है, पॉलिटिकल स्फेयर के अंदर, मतलब कि सब इक्वल जाके वोट कर सकते हैं। अब हमारे यहाँ पे यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज है, मतलब 18 से प्लस हो जाओगे आप तो उसके बाद आप वोट कर सकते हो, आपके पास राइट है। आप किसी भी कास्ट से हो, आप किसी भी रिलीजन से हो, आपका कोई भी जेंडर है, आप वोट कर सकते हो। तो ये जो है क्या है, ये हमारे पास पॉलिटिकल जस्टिस है। और इसके साथ साथ जो भी उनके एलिजिबिलिटी जितनी है, मतलब जो एज उसके लिए है, तो उस एज के अगर आप हो जाओगे तो आप भी जो है खड़े हो सकते हो पीएम के लिए, प्रेसिडेंट के लिए, सबके लिए। वो पोस्ट जो है वो क्या है, वो ऑफिसेज हैं, वो सबके लिए ओपन है। कोई भी जाके वहाँ पे जो है क्या कर सकता है, अप्लाई कर सकता है। तो ये हो जाएगा, ठीक है, वो लड़ सकता है वहाँ पे इलेक्शन। फिर उसके बाद जो आइडियल ऑफ जस्टिस है, ये हमने कहाँ से लिया, देखो ध्यान रखेंगे, जो लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी है, ये हमने कहाँ से लिया है, ये हमने फ्रांस से लिया है। पर जो ये जस्टिस का कॉन्सेप्ट है, ये हमने कहाँ से लिया है, रशियन रिवॉल्यूशन से लिया है। ठीक है, ये रशिया से लिया है। तो जस्टिस कहाँ से आया है, रशिया से आया है। जस्टिस, लिबर्टी और जस्टिस यहाँ से आया, और लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी हमने कहाँ से लिया, फ्रांस से लिया। अब लिबर्टी हमारे पास ये जो है क्वेश्चन यूपीएससी में आ चुका है। लिबर्टी का मतलब क्या होता है, रिस्ट्रेंट होता है, पर इसका मतलब ये नहीं होता। ठीक है, अब इसका मतलब अब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट, मतलब आप फ्री हो, आपको जो करना है आप कर सकते हो, पर इसका मतलब ये नहीं होता कि आप जाके जो है दूसरों का नुकसान करो। ठीक है, तो ये एब्सोल्यूट नहीं होता है। ठीक है, मनमानी नहीं कर सकते हो आप, पर ये कैसा होता है, क्वालिफाइड होता है। तो लिबर्टी कैसी होती है, नॉट एब्सोल्यूट, बट कैसी होती है, क्वालिफाइड होती है। और इसका मतलब क्या होता है, अब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट। ठीक है, अगर लिबर्टी नहीं होगी तो इससे क्या होगा, जो है अगर लिबर्टी नहीं होगी तो लोग डेवलप नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो उनके डेवलपमेंट के लिए, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है कि लोगों को क्या दिया जाए, लिबर्टी दी जाए। ओके। फिर ये, अब ये लिबर्टी का जो कॉन्सेप्ट है, ये हमने कहाँ से लिया है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से आया, फ्रांस से आया ये कॉन्सेप्ट। अब इक्वालिटी मतलब क्या होती है, जहाँ पे प्रिविलेजेस नहीं होते हैं। तो द टर्म इक्वालिटी मतलब क्या होती है कि अब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस टू एनी सेक्शन ऑफ सोसाइटी। ठीक है, पहले क्या जाता था, पहले राजा महाराजा होते थे। ठीक है, तो उनको जो है क्या है, एक अलग से उनका सेक्शन बनाया जाता था। फिर जैसे उससे पहले अगर हम देखेंगे एंशिएंट टाइम पे, तो वर्ण सिस्टम था। ठीक, कुछ क्लास जो थी वो टैक्स पे करती थी, कुछ टैक्स नहीं पे करती थी, तो एक इनइक्वल सिस्टम था। ठीक है, वहाँ पे इनइक्वालिटी थी सोसाइटी के अंदर। आज क्या है, सब इक्वल है। जो भी इनकम टैक्स के अंदर जो है क्या है, एक पर्टिकुलर लिमिट है, उस लिमिट से अगर आपके जो है क्या होंगे, ज़्यादा इनकम होगी तो आपको टैक्स भरना ही भरना है। अब कोई भी क्लास से हो, कोई भी कास्ट से हो, कोई भी आपका जेंडर हो, आपको भरने ही भरने हैं। तो इस तरीके से अब ये प्रियम्बल, ये इक्वालिटी है, ये इक्वालिटी जो है क्या है, दो तरह की इक्वालिटी प्रियम्बल के अंदर है, स्टेटस की एंड अपॉर्चुनिटी की। ओके, अब इक्वालिटी जो है वो कैसी होती है, सिविक, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक, इस तरह की इक्वालिटी। भाई सिविक हमारी कैसी हो जाएगी, सोशल, पॉलिटिकल जो पॉलिटिकल स्फेयर के अंदर, और इकोनॉमिक हमारी जो है इकोनॉमिक स्फेयर के अंदर। अब ये जो है आर्टिकल नंबर जो है 14 से लेकर 18 तक, ठीक है, वो हमने फंडामेंटल राइट में भी देखे हैं। तो कौन कौन से आर्टिकल है उसके अंदर जो है क्या आती है, ये जो है उसके अंदर आती है जो इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट है। देखो 18 तक आता है। ठीक है, अब इसके अलावा जो है क्या है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के अंदर ही इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट है, इसके अलावा भी है। फॉर एग्जांपल ये आर्टिकल थोड़े से याद रखने हैं, ये हमें मेंस के अंदर भी हमें काम आएंगे, और प्रीलिम्स के अंदर भी हम थोड़ा सा इसके अंदर आइडिया लगा सकते हैं। तो जैसे कि इसके अंदर जो है क्या है, आर्टिकल 325 है। ठीक है, जिसके अंदर जो है क्या हो जाएगा कि जो इलेक्ट्रोल रोल बनते हैं, ठीक है, इलेक्शन के लिए जो रोल बनाया जाता है, इलेक्ट्रोल रोल, उसके अंदर जो है कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करा जाता है। ये जो है आर्टिकल नंबर जो है 325 के अंदर आएगा। फिर उसके बाद 326 के अंदर जो है क्या है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, सब वोट कर सकते हैं, सब चाहें सब वोट कर सकते हैं इसके अंदर। फिर उसके बाद इसके अंदर जो है क्या है, ये हो जाएगा। इवन डीपीएसपी के अंदर भी है, जैसे कि वुमेन और मैन हो गए तो उनके पास बराबर राइट है, लाइवलीहुड जो है लेने की, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, सबके बराबर है। तो इस तरह से फ्रैटर्निटी का मतलब क्या होता है, ब्रदरहुड से। जैसे कि ब्रदरहुड क्या है, हमारे यहाँ पे जो है सिंगल सिटीजनशिप है। यूएसए के अंदर क्या होती है, लोगों के पास जो है 2 सिटीजनशिप होती है, एक स्टेट की अलग होती है और सेंट्रल की अलग होती है। जबकि यहाँ पे जो है हमारे क्या है, एक ही, हम इंडियन सिटीजन्स हैं। ठीक है, हमारे पास ऐसा नहीं है हरियाणा की अलग से सिटीजनशिप है, यूपी की अलग से सिटीजनशिप है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे सिर्फ एक ही सिटीजनशिप होती है, इंडियन सिटीजनशिप। ठीक, स्टेट के पास कोई ऐसा राइट नहीं होता कि वो जो है किसी को अपनी सिटीजनशिप दे सके।
तो सब जो है एक होते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, जो एकता होती है, ठीक है, सब एक होते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, लिंग्विस्टिक एंड रीजनल डिफरेंसेस। तो इनके अलावा, इस डिफरेंसेस के अलावा भी, ठीक है, कोई भी अगर डिफरेंस होगा तो भी जो है क्या माना जाएगा, जो है एक, सब एक हैं, क्योंकि इसमें जो है क्या है, सिंगल सिटीजनशिप है। ओके, बस इसमें, और फिर उसके बाद जो है इसमें जो बात करी गई है, जो यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन की बात करी गई है, ठीक है, तो ये याद रखेंगे, इसमें यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन में जो है बोथ साइकोलॉजिकल एंड टेरिटोरियल यूनिटी की बात करी गई है, ठीक है। हमें इंडिया को इंडिया जैसा टेरिटोरी है ऐसा नहीं है, टेरिटरी में जैसा है वो ऐसा, वो बिल्कुल यूनाइटेड रहेगा, ठीक है। तो जब ही तो बोलते हैं इंडिया कैसा है, इंडिया इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ इनडिस्ट्रक्टेबल स्टेट, डिस्ट्रक्टेबल स्टेट, तो इंडिया क्या है, इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट है। ओके, और साइकोलॉजिकल कैसे है कि हम अपने आप को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, एज ए इंडियन आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। तो बाहर जब हम जाते हैं फॉरेन कंट्रीज़ में, तो हम अपने आप को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, एज ए इंडियन, ये एक साइकोलॉजिकल यूनिटी है। ओके, अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, तो देखो इसके कुछ कीवर्ड्स हैं जो कि मैंने एक जगह लिखे हुए हैं, वो आप देख लो, और वैसे ही यूपीएससी में नहीं आते हैं जो ये कीवर्ड्स होते हैं, पर एक ग्लैंस ज़रूरी होता है कि अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आ जाएगा। देखो, प्रियम्बल को आईडी कार्ड किसने बोला है, NA पालकीवाला ने बोला है। प्रियम्बल को एक होरोस्कोप किसने बोला है, KM मुंशी ने बोला है। प्रियम्बल को की स्टोन किसने बोला है, बेकर ने। और प्रियम्बल एक इस तरह का ड्रीम है जो कि हर कंट्री अचीव करना चाहती है, वो किसने बोला है, कृष्ण स्वामी अय्यर ने बोला है। ओके, ये कुछ कीवर्ड्स है। अब अगर जैसे क्वेश्चन आता है, मेंस में भी आता है, थोड़ा बहुत वो टिक करने के लिए भी आ सकते हैं कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है, प्री में भी आता है। तो सिग्निफिकेंस क्या है, देखो सिग्निफिकेंस क्या होती है कि कोई भी जो है, जैसे कि कोई सुप्रीम कोर्ट है, ओके, अब सुप्रीम कोर्ट को कोई केस देखना है, ठीक है, तो उसको वो जो है क्या है, कोई भी प्रियम्बल के उस पर भी देख सकती है कि प्रियम्बल के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं क्या वो उसके साथ जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अगर वो उसके साथ नहीं जाएगा तो उसको वो जो है नल एंड वॉइड बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसके साथ जाना, अगर वो जो है क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट को अगर कोई भी इंटरप्रिटेशन करनी है, ठीक है, इंटरप्रिटेशन करनी है, तो उसके लिए वो किसका यूज़ करते हैं, प्रियम्बल का यूज़ करते हैं। ओके, पर प्रियम्बल जो है किसी को भी कोई पावर नहीं देता, इसका खुद में कोई भी जो है, कोई भी ये किसी को कोई पावर नहीं देता, किसी पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाते, बस इसको इंटरप्रिटेशन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, एज अ गाइडिंग लाइट इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, अगर हमें जो है फाउंडिंग जो फादर हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, अगर उनके इंटेंट को समझना है तो हम प्रियम्बल का यूज़ कर सकते हैं, पर प्रियम्बल कोई भी पावर नहीं देता है। ओके, ये किसी का भी जो है क्या है, सोर्स नहीं है, ठीक, कि कोई भी अथॉरिटी है, फॉर एग्जांपल कोई लेजिस्लेचर है, कोई एग्जीक्यूटिव है, ठीक है, वो अपनी कोई सोर्स, कोई अपनी पावर वहाँ से ड्राइव करा है, तो वो अपनी पावर वहाँ से जो है क्या है, ड्राइव नहीं करते हैं, तो ये सोर्स ऑफ पावर नहीं है, या फिर ये किसी को पावर नहीं देता है। ओके, पर ये जो है क्या है, सुप्रीम कोर्ट इसको यूज़ करता है टू इंटरप्रिटेट एनी केस, कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रिटेशन करने के लिए वो यूज़ करते हैं। अब ये क्वेश्चन आता है यूपीएससी में कि प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है, तो इसके 3 केस हुए थे, बहुत सिंपल है। पहला जो है बेरोबारी केस हुआ था, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था कि जो है प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, पर उसको सिग्निफिकेंट बताया था, ठीक है, ऐसा नहीं है उसको सिग्निफिकेंट नहीं बताया था, उन्होंने बोला था कि इसमें हम कुछ हेल्प ले सकते हैं, अगर हमें जो है क्या है, कुछ भी इंटरप्रेट करना है, इंटरप्रिटेशन करनी है, तो उसमें हम इसका यूज़ कर सकते हैं, जो इसके अंदर जो ऑब्जेक्टिव एंश्राइंड है उनको यूज़ करके। फिर उसके बाद आता है केशवानंद का भारती केस, जो कि 1973 के अंदर हुआ था। इसमें बताया था कि येस, प्रियम्बल जो है वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। उसके बाद LIC केस हुआ था, उसके अंदर भी यही बोलता है कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। तो पूछा जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है प्रियम्बल, येस। क्या हम उसको अमेंड कर सकते हैं, तो हम उसको अमेंड कर सकते हैं, येस। क्या हम उसको बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं, तो हम उसके बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते। क्या प्रियम्बल जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, तो येस, प्रियम्बल इज़ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। अब एक चीज़ इसके अंदर याद करेंगे कि जो प्रियम्बल है वो क्या है, वो सबसे लास्ट में बनाया गया है, वो कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट पेज तो है,
सबसे पहले उसको लगाया है, पर उसको जो है सबसे बाद में बनाया गया था और सबसे बाद में उसको अडॉप्ट करा गया था। अब ऐसा क्यों करा गया था? ताकि वो जो है क्या रहे, देखो प्रियम्बल को भी अडॉप्ट करा और इनेक्ट करा, पर इसको बाद में क्यों करा है, इसका रीज़न है कि ताकि इंश्योर करने के लिए कि जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके साथ ये क्या करे, कन्फर्म करे। तो इसलिए कन्फर्मिटी के लिए, तो इसलिए इसको सबसे लास्ट में इसको जो है इनेक्ट और अडॉप्ट करा गया था। ओके, अब इसमें जो है क्या है कि होल प्रियम्बल जो है वो उसका पूरा बेसिक स्ट्रक्चर, अब होल प्रियम्बल जो है वो क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है, पूरा प्रियम्बल नहीं है, थोड़ा बहुत उसके अंदर चेंज कर सकते हैं, पर ये जो उसके की फीचर्स हैं वो उसके बेसिक स्ट्रक्चर के पार्ट है। ओके, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये आती है कि इसमें दो थिंग है जो कि हमें बिल्कुल याद रखनी है कि प्रियम्बल जो है वो क्या है, नाइदर सोर्स ऑफ पावर टू लेजिस्लेचर नॉर अ प्रोहिबिशन अपॉन द पावर ऑफ द लेजिस्लेचर। ना तो ये इसको पावर देता है और इन केस लेजिस्लेचर कोई ऐसा काम करता है, ना ही ये किसी चीज़ से उसको रोकता है। तो ये अपने आप में ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। पर जब इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द अदर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल में कोई भी ऐसी पावर नहीं है कि वो किसी को पावर दे या फिर वो किसी को सोर्स ऑफ अथॉरिटी बने, तो ऐसा नहीं है। अब ये जो है क्या है, नॉन जस्टिसेबल है, ठीक है, नॉन एनफोर्सेबल है। इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर जो कुछ भी लिखा है, अगर उसमें कुछ भी कभी उल्लंघन होता है तो कोई भी इंडिविजुअल कोर्ट में नहीं जा सकता है, ठीक है। तो कोर्ट में जाके अपील नहीं कर सकते हैं कि इस चीज़ का जो है क्या है, इनकी चीज़ का वायलेशन हुआ है। तो ये क्या है, नॉन जस्टिसेबल है, नॉन एनफोर्सेबल। जस्टिसेबल का मतलब क्या है, कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। नॉन एनफोर्सेबल का मतलब क्या है, इसकी कोई भी प्रोविजन है उनको एनफोर्स नहीं करा जा सकता है। ओके, तो इसमें बस इसके पास ये पावर नहीं होती है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। अमेंडेबिलिटी मैंने बता दी कि क्या इसको अमेंड कर सकते हैं, येस इसको अमेंड कर सकते हैं, ठीक है। और ये क्या बेसिक स्ट्रक्चर है, येस ये बेसिक स्ट्रक्चर है, ओके बस। और इसको कब हमने अमेंड करा था, इसको हमने अमेंड करा था 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में इसको अमेंड करा था। और हमने इससे 3 जो है वर्ड इसके अंदर जोड़े थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। बस इसमें से यही इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं जो कि आती हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन आता है, अमेंडेबिलिटी से क्वेश्चन आते हैं। पहला केस था केशवानंद भारती केस, जिसके अंदर बताया गया था कि यस इसका पार्ट है, पहली बार इसी में बताया गया था। और जिसमें नहीं बताया गया था, इसमें बोला गया था कि इसका पार्ट नहीं है, वो है बेरूबारी केस। ये है, ये इसके टर्म्स हैं जो इससे पहले मैंने डिस्कस करी थी, वो टर्म्स हैं, उसमें से बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, ओके।